बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार अब सिर्फ मुसलमानों और ईसाई ही नहीं बल्कि सिख बरादरी को भी अपने जबर और इस्तेहसाल का निशाना बना रही है। गुरुद्वारों में रसूमात पर पाबंदी, पाकिस्तान आने वाले यात्रियों के रास्ते में रुकावटें और अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला पामाली, ये सब उस मकरू चेहरे की झलकियां हैं जिसे दुनिया अभी तक नज़रअंदाज कर रही है। मोदी का हिंदुत्व एजेंडा ना सिर्फ भारत के अंदर से खोखला कर रहा है बल्कि इसकी आलमी साख को भी बर्बाद कर रहा है। सवाल ये है कि कब तक दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सूबाई वजीर पंजाब। बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब आपके टाइम देने का। सरदार साहब फरमाइएगा, क्या मोदी हुकूमत अक़लियतों के लिए भारत को एक खुली जेल में तब्दील कर रही है? बहुत मेहरबानी मंसूर भाई, आप बहुत शुक्रिया। आप हमेशा याद रखते हैं और जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है या ऐसा इवेंट आता है जहाँ पे अक़लियतों के साथ बिलखुसूस भारत के अंदर जुल्म और सितम होता है तो हम उस पर बात करते हैं। मंसूर भाई देखिए, ये सिख जो है वो 2 टाइम अरदास करता है कि उसको ननकाना सब की यात्रा नसीब हो। और फिर आपके सामने पाकिस्तान का इतना बड़ा जेस्चर कि करतारपुर साहब का लागा खोलना, 5000 सिख श्रद्धालु या उस पर बाकी भी दीगर जो नानक नाम लेवा सकता उनको लिए करतारपुर साहब का लागा खोलना, ये इस बात की यकीन दहानी थी जो हमारे मुल्क का आइन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतें बराबर हैं, तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, उनके हुकूक बराबर के, और अक़लियतों की वर्शिप प्लेस को सेफगार्ड करना, उनको मजहबी आज़ादी देना हमारी रियासत की प्रायोरिटी है। वाइस वर्सा भारत के अंदर अगर हम आज हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो भारत के अंदर आज सिख भी परेशान है। सिख भी कहता है कि मेरा जेनोसाइड हुआ, मुसलमान कहता है मेरा जेनोसाइड हुआ, क्रिश्चियंस कहते हैं हमारे साथ जुल्म सितम हुआ, और तो और जो दलित है वो ये कहते हैं हमारे साथ जुल्म सितम हुआ। तो इस वक्त भारत की और ख़ासकर भारत की जो हुकूमत है, जो मोदी सरकार है, वो जो सिर्फ पॉलिसी लेके चल रही है वो शिवसेना की पॉलिसी है, वो बजरंग दल की पॉलिसी है, वो बीजेपी की पॉलिसी है। और ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज हिंदुत्व की बात करती है। बात बाकी जो अक़लियतें भारत के अंदर बसने वाली है, ये उनको दीवार के साथ लगा रही है और फिर उसका रिएक्शन आ रहा है। अब हालिया देखिए कि जब पाकिस्तान बार बार एक बात करता है और जिस तरीके से 6 और 7 मई को एग्रेशन हुई, वो 22 अप्रैल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 6-7 मई को जो एग्रेशन हुई, भारत ने पाकिस्तानी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में अटैक किया, पाकिस्तान की मजहबी इबादतगाहों को अटैक किया, उसमें शेखुपुरा है, बहावलपुर है, और वहाँ पे हमारी जो इनोसेंट किलिंग हुई। उसके बावजूद हम एक बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अमन चाहते हैं, हम इस खत्ते के अंदर अमन चाहते हैं, होश के नाखन लेना चाहिए। और हम बार बार जो भारत के अंदर बसने वाला इंटेलेक्ट है, हम उनको भी कहते रहे कि हमारी ये अपील है कि इस खत्ते के अंदर दोनों एटॉमिक उससे माला माल हैं, लेस हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ी तो इसका नुकसान बहुत होगा, और हम उसका नुकसान का हमें अंदेशा भी था। बिल्कुल सही। आप उठा के देख लीजिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आप तहकीकात करें, हम आपके साथ हैं। DGI SPR हर अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि हम चाहते हैं कि आए बैठ के खान निकालें, एग्रेशन का एंड कुछ नहीं निकलना, अल्टीमेटली तबाही। और मेरी भी देखिए मीडिया पे जो मैं बार बार बात करता यही थी जा रहे थे कि हम पाकिस्तान की मोहब्बत की, अमन की बात करते हैं, लेकिन भारत ने फिर जो किया और फिर उसको जब जवाब मिला तो भारत ना सिर्फ दिफाई तौर पर बहुत पीछे रह गया। अब ये जो पाकिस्तान है ये 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान है जिसने दिफाई महाज में फतह हासिल की, उसका क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है, लेकिन हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिनकी हिकमत अमली से और उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी से उनसे ना सिर्फ हमने जंग जीती बल्कि दिफाई तौर पर पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के दुनिया के सामने आया। उसके साथ साथ सफारती हाथ पे हमारी बड़ी कामयाबी हुई, और जो हमारा रिसेंट पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया वो भी बड़ा पैक्ट ने सिक्योरिटी रिलेटेड, और वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी है, वज़ीर आज़म की विजन और सोच की कामयाबी है। बिल्कुल इस सोच में हम बार बार एक बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान का जो सब्ज हलाली परचम है इसको दुनिया में सुरखरू कर रखा। अच्छा, लेकिन अब भारत जिस तरह के ओछे
जी 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 जी। जी मंसूर अच्छा, भाई। इसमें एक चीज़ और ज़रा थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे जाना चाह रहा था। गुरुद्वारों में रसूमात पर पाबंदी, करतारपुर आमद में रुकावट, भारत का एक असल जो हिंदुत्व एजेंडा है, माइंडसेट है, वो सामने आया है। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं मुसलमानों और ईसाइयों के बाद अब सिख भी निशाने पर हैं, और वो जो अकलियतों का मुनज़्ज़म सफाया है, जिसको ये लोग सिस्टमैटिक क्लिनजिंग कहते हैं, ये हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए मंसूर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि सिख तो 1960 से, रादर मैं कहूँगा 1947 में जब पार्टीशन हुई, उस वक्त जो भी हुआ, उस वक्त सिखों को कहा गया कि हम आपको इख्तियारात भी देंगे, आपको अपनी पहचान भी देंगे, शनाख्त भी देंगे, पंजाब आपको देंगे। लेकिन उसके बाद आप ये देखें 1960 से मोर्चा लगा, और वो मोर्चा लगता लगता 1984 में अकाल तख्त साहब पे अटैक होता है, दिल्ली के दंगे होते हैं, सिख जेनोसाइड होता है, और वो सिलसिला आज तक नहीं रुका। तो सिख जो है आज टारगेट पे है, मुस्लिम टारगेट पे है, क्रिश्चियन टारगेट पे है। और लोग अक्सर, मैं अपने मीडिया वाले दोस्तों से भी कहता हूँ कि आप मुझे जब सवाल करते हो तो मेरा जवाब यही होता है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी स्टेट ओन्ड परसिक्यूशन या टेररिज्म हुई हो ट्रू, अगेंस्ट ट्रू। माइनॉरिटीज। यस, इंडिविजुअल्स एक्ट है जो नहीं होना चाहिए, मैं उनको भी जस्टिफाई नहीं करता, वो इंडिविजुअल्स एक्ट नहीं होना चाहिए। मैं बारहा, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स को देख रहा हूँ, माइनॉरिटी राइट्स को देख रहा हूँ, और उस पर काम करना हमारी, मेरी वज़ीर आला पंजाब की भी बार बार एक बात कहती है कि अकलियत मेरे सर का ताज है। वो जो हमारे ऊपर आता है कि जो इंडिविजुअल एक्ट करते हैं, उनको भी कानून के कटारे में लेके आना है और लेके आएंगे। लेकिन भारत के अंदर जो मौजूदा इस वक्त मोदी सरकार है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो गुजरात में दंगे हुए उनके पीछे मोदी साहब का हाथ है। मोदी साहब की सरकार के बारे में कहा जाता है कि जो सिख किलिंग हुई कनाडा के अंदर, उसके पीछे मोदी सरकार का हाथ है। कतर के अंदर हुआ, उसके पीछे मोदी सरकार का हाथ है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए पाकिस्तान के अंदर, जो सिख असैसिनेशन हुई हैं, सिख किलिंग हुई हैं, चाहे वो केपी में हुई हैं, चाहे लाहौर के अंदर हुई है या कहीं और हुई है, उसके पीछे जो आपको जो हाथ नजर आते हैं, वो जो इंडियन जितने भी एम्बेसी थी अफगानिस्तान के अंदर, जो नंबर ऑफ एम्बेसी थी जो पाकिस्तान के अंदर आती थी, अपनी कार्रवाइयाँ कराती थी, और स्लीपर सेल यहाँ पे मौजूद थे। बलोचिस्तान के अंदर जो हुआ, तो भारत की इस वक्त हाथ जो है वो आप देखिए, तो हम नहीं कह रहे, ना आप कह रहे, ना पाकिस्तानी मीडिया कह रहे, ये तो इंटरनेशनल वजीर मीडिया, आजम कनाडा में पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर, बिल्कुल सही। तो बदकिस्मती से इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूदा सरकार है, उनके हाथ रंगे हुए हैं, और उनके बारे में एक इंटरनेशनली अब चीज आई है सामने कि वो इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दूसरा जो सबसे बुरी जो हरकत उन्होंने की है, उन्होंने खेल के अंदर हाँ, और मजहब के अंदर सियासत लेके सियासत लेकर आए। अब मुझे बताइए, ये कौन सा रवैया है कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं और आप कहते हैं हम हाथ नहीं हाथ मिलाएंगे? नहीं ये मिलाएंगे, तो इंतहा है ना, ये फजूल तो बात। इंतहा है, ये तो इंतहा है। मतलब आप क्या आप दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? अब तो ये दुनिया को देखना होगा कि असली जो टेररिस्ट, ये नफरत फैलाने वाले, ये एक्सट्रीमिस्ट है, वो कौन है। क्या आपने पूरी लोगों ने, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिनका अपना हिडन एजेंडा था, जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बातें करते थे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बातें करते थे, आज उनसे सवाल होना चाहिए कि पाकिस्तान तो बार बार मोहब्बत का, अमन का हाथ बढ़ाता है। मेरे वजीर आजम से लेके हर पाकिस्तानी अमन की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, क्योंकि मैं एक सियासत से मेरा ताल्लुक है, मैं एक MP हूँ, वजीर हूँ। कभी मेरी जमात ने, कभी और भी जो हमारी सियासी जमातें, और तो और हमारी जो दीनी जमातें हैं, जो हमारी कभी उन्होंने भी ये नहीं किया, कभी बिल्कुल ठीक। उन्होंने भी कभी ये एजेंडा लेके नहीं आए कि हम भारत को, हम इलेक्शन जीत के भारत के ऊपर चढ़ तोड़ेंगे, भारत के ऊपर हमले कर देंगे, भारत को तहस नहस कर देंगे। जबकि जो मौजूदा हुकूमत है, मोदी सरकार है, वो बार बार क्या करता है, वो जब भी एजेंडा लेके आता है इलेक्शन का, तो उनका एजेंडा यही होता है, बिल्कुल ठीक। हमने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है। अच्छा, इसका मतलब है, इसमें एक और भी चीज़ पे आप क्योंकि बता रहे, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की साइड पे ही जाना चाह रहा था। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी और सैलाब के बावजूद जो हमारे सिख बहन भाई हैं उनको सहूलियात मुहैया की। फील्ड मार्शल वहाँ पर गए, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए, चीफ मिनिस्टर वहाँ पर गई। आलमी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं और स्पेशली मगरबी ताकतें जिनका भी आप भी जिक्र कर रही हैं, ये क्यों खामोश हैं? क्या ये दोहरा म्यार नहीं है वेस्ट का, जब वो इस साइड पे हम उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं? तो मेरा जहां तक ख्याल है मंसूर भाई, टाइम इज ओवर नाउ, और अब भारत के हाथ से गेंद निकलती जा रही है, और वो एक रेत ऐसी है जो उसकी मुट्ठी उसको बांधा और लगता है रेत मेरे हाथ में, और
रेत निकलती जा रही है। अब ये जो 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान है, आप देखें सफारती महाज पे आज पाकिस्तान को कामयाबी हुई, और मुझे जहाँ तक यकीन है, और जो आने वाला टाइम है ये तो खुदा बेहतर जानता है, बट मुझे पता है कि अब जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनको भी एहसास हो गया कि भारत किस तरह इजराइल के साथ मिलके कभी पाकिस्तान पे अटैक करता है, कभी कतर पे अटैक करता है, और कभी किसी और को निशाना बनाता है। फिर भारत के अंदर जिस तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कभी मुसलमानों की जेनोसाइड हो रही है, कभी सिखों की जेनोसाइड हो रही है, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रहा है। तो अब आने वाला जो टाइम है वो भारत की अब उस इंटेलेक्ट को सोच रहा होगा, भारत की वहाँ के भारतीयों को ये सोच रहा होगा कि वो भारत जो कभी एक ऐसा भारत था जहाँ पे सेकुलरिज्म की बात होती थी, एक ऐसा भारत जहाँ पे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, आज वो भारत इस वक्त एक नफरत की अलामत बन चुका है। वो भारत इस वक्त एक्सट्रीमिज्म की अलामत बन चुका है, और इस भारत से अब दुनिया एक ये जो अक़वाम आलम है उसकी अमन को खतरा है। एग्जैक्टली। आज अब ये देखिए, ये दोनों जो जोहरी तवानाई से लेस ममालिक हैं, खुदा न खास्ता इन दोनों के दरमियान आज जंग लगती है तो 2 अरब से ज्यादा लोग यहाँ पे बचते हैं, और फिर सिर्फ 2 अरब इन 2 ममालिक के नहीं, हमारे सराउंडिंग्स में जितने हैं वो भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, सब इसके शिकार बनेंगे। तो अब ये दुनिया को सोच रहा होगा, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल, अब अक़वाम आलम को ये सोच रहा होगा, क्या एक ऐसा मुल्क जिसका वजीर आजम इस वक्त ताकत का नशा उसको कह लीजिए, या जनूनियत कह लीजिए, या बाकी मज़हब को दबाने की बात कह लीजिए, या हिंदुत्व को फरोग देने की बात कह लीजिए, वो उसमें इतना आगे बढ़ गया है कि उसके नज़दीक बाकी कुछ नहीं है, और वो सिर्फ अपना उस जनूनियत को पूरा करने के पीछे पड़ा हुआ है। और अभी इस वक्त मैं करतारपुर साहब में मौजूद हूँ। बिल्कुल, करतारपुर साहब में जब सैलाब आया, उस सैलाब ने यहाँ पे हर तरफ तबाही मचाई। हम 2.5 लाख जो क्यूसेक पानी गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अंदर भी 12 फुट पानी आया। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, हम मोदी सरकार को मुतालबा कर रहे थे कि हमें 2,500 यात्री भेजे करतारपुर साहब। वो करतारपुर साहब जो 7 तारीख से भारत ने बंद किया हुआ है, जहाँ से अपने शहरियों को आने की इजाज़त नहीं दे रहा, आप हमें 2,500 यात्री भेजिए। और मोदी सरकार ने हमें 2.5 लाख क्यूसेक पानी भेज दिया, जिसने हर तरफ तबाही मचाई। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वज़ीर आला पंजाब का, जो नारोवाला आई, तशरीफ लाई, डायरेक्शन देखी गई, और 24 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत पंजाब ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के साथ मिलके, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ मिलके, और मेरी जो जिसका मैं हेड भी करता हूँ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सबके साथ मिलके विदिन 24 आवर्स हमने गुरुद्वारा साहब से पानी निकाला। ना सिर्फ पानी निकाला, बल्कि कल 22 सितंबर है, गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत पुरब है, जिसको हमारे मुसलमान भाई उर्स भी कहते हैं। कल हमारे तमाम भारत से तो नहीं आने दे रहे, लेकिन पाकिस्तान से हर जगह से आ रहे हैं। लास्ट जरा मुझे सदात साहब जरा ये भी फरमाइएगा, मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, ताकत का गुमान, जुनून, मोदी का ये जो हिंदुत्व सोच है, भारत के अंदर इंतशार और आलमी तन्हाई की तरफ भी तो लेकर जा रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इस वक्त भारत के अंदर हो रहा है, जो अपने आप को नाम नहाद सेकुलर मुल्क कहलाता है। बिल्कुल ठीक है जी। आप देख लीजिए ना, 10 मई के बाद पाकिस्तान के साथ आज कितने सफारती जो महाज पे पाकिस्तान कितना कामयाब हुआ है। और अभी अब चाइना का दौरा आपके सामने है। मोदी सरकार को जिस तरह की सुबकी हुई है, मोदी सरकार के साथ कौन खड़ा है? आज वो इसराइल के साथ ही खड़ा है। बाकी तो मुबारक अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे आ रहे हो, पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। और आज ये बात मैं आपके चैनल के तवज्जो से, आज मैं भारत के उस इंटेलेक्ट को, भारत के वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट डिफेंडर है, अब उनको सोच रहा हो गया, क्या वो मोदी की उस सोच के साथ खड़े हैं जो आहिस्ता आहिस्ता भारत को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहा है, भारत को सफारती महाज पे नाकामियों की तरफ लेके जा रहा है, भारत को आइसोलेट कर रहा है, या वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जिससे उसका हमसाया महफूज हो, जिससे उससे दुनिया महफूज हो, जिससे उससे भारत के अंदर वो लोग जिनको इस वक्त एक्सेस टू टॉयलेट नहीं है, जिनके पास एक्सेस टू शेल्टर नहीं है, जिनके पास एक्सेस टू फूड नहीं है, या वो लोग उनके साथ खड़ोगे, या मोदी की सोच के साथ खड़ोगे, या भारत की उस इंटेलेक्ट
और जो सेकुलर सोच रखने वाले उनको अब ये सोचना होगा। ठीक, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल की खबरें खित्ते में हलचल मचा दी है, इस पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, अफगानिस्तान एक बार फिर आलमी सियासत के तूफान का मरकज़ बनने जा रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल की खबरों ने खित्ते में हलचल मचा दी है, मगर तालिबान हुकूमत ने इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। कतर में तालिबान के सफ़ीर सुहेल शाहीन ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर ताल्लुकात सरमायाकारी, तजारत और बाहमी एहतराम पर होंगे तो अमेरिका को खुशामदेद कहा जाएगा, लेकिन अगर अज़ाइम लालच और अस्करी हिकमत अमली पर मबनी हुए तो फिर अमेरिका को अफ़गानिस्तान की तारीख याद रखनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की वजारत ख़ारजा ने भी वाज़िया पैगाम दिया है कि दोहा मुआहदे के मुताबिक किसी भी फ़ौजी मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बरक्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान को धमकी दी है कि बगराम बेस वापस करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सवाल ये है कि ये कशीदगी सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगी या आने वाले दिनों में एक नया बहरान जन्म लेगा। इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जलसा फरमाइएगा, बगराम एयरबेस पर दोबारा अमरीकी कंट्रोल और सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफ़गानिस्तान को धमकी, क्या वाकई अमरीका अस्करी मौजूदगी बहाल करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? Masood, thank you for having me. Maybe probably the only one one of the few. जो पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका के सिर्फ फौजी यहाँ से गए हैं, अमेरिका इस खत्ते से नहीं निकला, अफगानिस्तान से नहीं निकला। और अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है तो फिर अमेरिका की मौजूदगी इस खत्ते में तकरीबन जो असर रसूख है वो बिल्कुल जीरो होकर रह जाएगा। इसलिए अमेरिका वहाँ पे मौजूद है इन वन फॉर्म आती है। वहाँ पे उनकी फौज जो थी अमेरिका डिसॉल्व हो गई। कहाँ गई वो फौज? ट्रेन तो अमेरिका ने की थी, वापस कहाँ गए? पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं आजकल। आपको जो उनकी इंटेलिजेंस को ट्रेन किया था इन लोगों ने, जिनको उन्होंने वहाँ पे पाला था, कुछ लोगों को तो बाहर लेके चले गए ना अफगानिस्तान से, कुछ लोग तो मौजूद है वहाँ पे, इंटेलिजेंस भी मौजूद है वहाँ पे, इंडिया मौजूद है वहाँ पे, इसराइल वहाँ पे मौजूद है। सो अफगानिस्तान was never out of इसमें कि भाई जैसे कह रहे न्यूट्रल हो गए थे, सब कुछ हो गए थे सुहेल शाहीन साहब के कहना सर आंखों पर। लेकिन बिहाइंड द सीन जो चीज चल रही है दैट आई डोंट नो, बट ट्रम्प साहब ने जब बात की है देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ट्रम्प ने खुद भी ये कहा था कि ये जो बगराम एयरबेस है जस्ट वेरी क्लोज टू वेयर चाइना इज मेकिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ पुटिंग थिंग्स देयर। बात ये है कि आप अमेरिका की ओवरऑल स्ट्रेटजी के मुताबिक जब जाते हैं तो आपको नजर आता है कि भाई अमेरिका पाकिस्तान को क्यों चाहता है, अफगानिस्तान को क्यों चाहता है। अफगानिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान अगर अमेरिका के ज़ेर असर हो तो आप अंदाजा कीजिए कि चाइना का यहाँ पे इस खित्ते में फिर चाइना का जो रोल है, एक ऐसे फुटस्टेप जो फुटप्रिंट्स नजर आने आपको, वो आपको मिटते हुए नजर आएंगे। ट्रू, दैट इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी जिसमें काम करना है। इसमें तो इसमें पाकिस्तान तो भी तक केयरफुल है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में दुनिया कोई भी शक तो अभी नहीं रहा कि भाई इस खित्ते में अगर आना है तो पाकिस्तान की मर्जी से, जाना है तो भी पाकिस्तान की मर्जी से, खासतौर पर अमेरिका को। अफगानिस्तान इसको आप दो मुल्क के बजाय एक जोग्राफियाई एक हकीकत तौर पर देखिए दोनों को। अगर ये जिस भी ताकत के जेर असर होंगे, जिसके भी साथ होंगे, ये इस पूरे रीजन को, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, पावर स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल करें। तो इसलिए अमेरिका वांट्स टू कम बैक टू ओपनली, ऑलरेडी देयर, ओपनली आना चाहते हैं वहां पे। और तालिबान की बात बहुत सरांखों पर, लेकिन उनकी हर बात भी यकीन करने की हमें आदत है, इसका नुकसान भी उठाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें इसका एक और व्यू पॉइंट अगर मैं देखूं, वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड कि जिस तरह अभी आप भी फरमा रहे हैं, रीजन के ऊपर जो इम्पैक्ट है इस रीजन में, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी किरदार है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा सामने आ रही है।
तालिबान का एक सख्त पैगाम है कि अमेरिका तारीख से सबक सीखे। ये मैं थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर आई वांट टू डिस्कस। आपके नज़दीक जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, ये सियासी बयान आपको लग रहा है या इसके पीछे ये जो अस्करी तैयारियों के इशारे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए और बड़ा सख्त बयान प्रेसिडेंट यूएस की तरफ से आया है, इसको जब आप फिर कंसोलिडेट करें तो इसका इम्पैक्ट इस रीजन पे किस तरह होते देखेंगे जी? देखिए, अगर तो जो ट्रंप साहब अपने जो उन्होंने धमकी दी है उसको अमल करते हैं तो फिर इसका असर सबसे पहले पाकिस्तान पर पड़ेगा। और ये उस वक्त करेंगे अमेरिका जब पाकिस्तान भी उनके साथ या उनको फैसिलिटेट करेगा, सोचेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जब तक इस ऑन बोर्ड नहीं होगा, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है काम करना। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान ये कभी करेगा नहीं, पाकिस्तान ने सबक सीखा है। ट्रंप साहब की जो बातचीत है ना, उस पर आप मत जाइए। मिलिट्री प्रेजेंस नहीं अमेरिका चाहता वहां पे। मिलिट्री प्रेजेंस विल बी, उसका जो है एक साइड इफेक्ट के तौर पे आएगी, बाद में आएगी उसमें। वो चाहते हैं अफगानिस्तान में जो चीन का बढ़ता हुआ रसूख है उसको कैसे काउंटर किया जाए। ठीक है, बस। और ये जब आप देखते हैं और सुहेल शाहीन साहब की जो बात सुनते हैं तो मिलिटरिटी इस वक्त जो है ना, मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट रियली द वे टू गो। दिस इज हाउ यू, आप जो इकोनॉमी है, हाँ। आपको पैसा के जरिए आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे के जरिए अपना रसूख कायम कर रहे हैं। उन्होंने चाइना से सबक सीखा, अमेरिका नहीं अभी। सर, तो अगर लेट मी टेक योर पॉइंट एज अ बेस लाइन, अगर जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है तो फिर अमेरिका बराह रास्त फौजी मौजूदगी बरकरार नहीं रख पाता तो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाएं या खुफिया नेटवर्क हो जाएं, उससे भी तो वो अपनी अफगानिस्तान के अंदर जो गिरफ्त है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है अगर ही वांट्स टू कीप एन आई ऑन वट एवर इज हैपनिंग थ्रू चाइना। जी, आई तो ऑलरेडी रखा हुआ है ना। प्रेजेंस का मकसद उनका ये है कि डिस्टर्ब किया जाए चाइना का जो बढ़ता हुआ रसूख है। वो डिस्टर्ब कैसे होगा? देखिए, डिस्टर्ब रखने के लिए चीन के अफगानिस्तान में मौजूदगी देख लीजिए कितनी बढ़ती जा रही है रोज रोज। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दुनिया सारी को पता क्या है। और अब जो ईरान में चीन का रोल रहा है और अब भी ईरान में चीन का रोल है, तो ये अब इस तरीके से देखिए, ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस तो है। लेकिन उस प्रेजेंस को वो बढ़ाना इस तरीके से चाहते हैं कि चीन का जो रसूख है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ चाइना इज कमिंग आउट एज इकोनॉमिक पावर हाउस। वो पैसा लेकर लगा रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो खैर उनके मिलिट्री वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान एज ए केस पॉइंट ना ले। अफगानिस्तान के साथ देखिए, ईरान के साथ देखिए, तो ये मिलिट्री विल कम लेटर, नॉट नाउ। वो अभी जो चाह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है ये कौन करवा रहा है? हम तो कहते हैं भारत और इजराइल का गठजोड़ है। इजराइल और भारत के गठजोड़ के पीछे कौन है? तो इसलिए पाकिस्तान हैज ए प्रॉब्लम, अमेरिका प्रॉब्लम। पाकिस्तान मस्ट को रियलाइज करना चाहिए और पाकिस्तान पर्टिकुलरली अफगानिस्तान को सबक अमेरिका सीखे ना ही सीखे, अफगानिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि दे हैव टू पुट थिंग्स राइट विद पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसका अगर हम बात करें इसी पैराए में तालिबान की एक बड़ी सख्त पोजीशन है हमने देखी, और सरमायाकारी और इक्तिसादी ताल्लुकात को इस वक्त जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है यूएस की और इसकी, वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? और जो इंटरनेशनल सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस बेयकीनी की सूरत हाल में आपको लगता है कि डाउन द रोड अफगानिस्तान का रुख करेंगी, कीपिंग इन माइंड कि वहां पर एक सिचुएशन थ्रू यूएस क्रिएट हो रही है और वो बड़े सीरियस है इस सिचुएशन को क्रिएट करने में दोबारा? देखिए, तालिबान को नुकसान तो होगा अगर तालिबान अमेरिका के साथ मिलकर चलते नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट, अमेरिका ही सुपर पावर है, हर एक का हमसाया है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे लड़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका अगर मिलिटरीली नहीं आ रहा, पहले तो फौजी तौर पर चढ़ता होता था ना, अब उनको ये सबक हो गया मिलिटरीली काम चलता नहीं है उनका। तो जिस तरीके से अमेरिका इस खित्ते में आ रहा है या मौजूद है, हमें उसको काउंटर करने के लिए जरूरी ये नहीं है कि हम उससे मुखालफत करें, खड़े हो जाए उसके साथ। और तालिबान इस चीज को समझ गए हैं कि भाई लड़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमने अमेरिका को चलना है, थोड़ी देर अपने साथ मिला के चलें और उसका जो इन्फ्लुएंस है इस तरीके से कंट्रोल करें कि हमारे कंट्रोल में रहे वो। तो तालिबान के जो है ना फेस वैल्यू पे उनके बयान आदि मत लें आप। ठीक है, वो पॉलिटिक्स को समझते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए मेरा ख्याल है कि इफेक्ट तो होगा डेफिनेटली। अगर अमेरिका
बैक्ड वेस्टर्न पावर जो है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो टोटली बैक्ड बाय वेस्टर्न पावर्स, वो पीछे हाथ हट जाती हैं तो अफगानिस्तान को नुकसान होगा। ओनली चाइना कैन नॉट, मतलब चाइना सिर्फ अकेला वहां पे इसको रिबिल्ड नहीं कर सकता अफगानिस्तान को, तो ये समझते हैं वो लोग। अच्छा सर, एक और चीज़, मैं आपने चाइना का जिक्र किया, अगर अमेरिका दबाव बढ़ाता है एक सिनेरियो में, रशिया की अगर हम बात करें, चाइना की बात करें, ईरान जैसे जो ममालिक हैं, वो किस हद तक बराह रास्त इस मामले में आपको लगता है शामिल हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट वंस अगेन फिर रीजन के ऊपर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर तो ये इफ यू गो बैक टू समथिंग लाइक कोल्ड वॉर का एरा, अगर आपको याद आए, जी जी एग्जैक्टली, तो अफगानिस्तान विल ऑलरेडी वहां पे ऑलमोस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो मौजूद है वहां किसी न किसी तरीके से, उनका जब बढ़ता हुआ रसूख है अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, वो पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो, उससे नुकसान होगा पाकिस्तान को भी, ईरान का भी नुकसान होगा। ईरान को भी समझनी चाहिए चीज सारी। ईरान पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं चल रहा था अफगानिस्तान, लेट्स बी अंडरस्टैंड दिस। अब ईरान को ये बात समझ आ गई, पाकिस्तान के साथ चलने से अफगानिस्तान में जो ये अमेरिका का रसूख है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। चीन बराह रास्त फौजी तौर पे इन्वॉल्व नहीं होगा, रूस बराह रास्त फौजी तौर पे इन्वॉल्व नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब ये जो गेम चलेगी इकोनॉमी एंड जो कम सो कॉल्ड जो कोल्ड वॉर टाइप गेम चलेगी अफगानिस्तान में, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा, जितने ही मुल्क उन पे होगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे होगा। ऐसे क्योंकि आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर था ना जो फ्लक्स में है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक तरफ सेटल होता हुआ कहीं नजर आ रहा है आपको इन द बैकग्राउंड, कि जिसमें अमेरिका लेफ्ट, बिल्कुल ठीक, वेस्ट फील्स लेफ्ट आउट, तो वो उस पावर स्ट्रक्चर उसको अपना पलड़ा अपनी तरफ करने के लिए हर वो इकदाम कर रहे हैं जो उनको समझते हैं जरूरी है ये। बिल्कुल सही। अच्छा सर, दो और हैं, उनको मैं एक क्वेश्चन में आपके साथ डालता हूं। एक, इस पूरी सिचुएशन में अगर ये इवॉल्व होती है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, पाकिस्तान इस रीजन के अंदर किस तरह अब देखा जा रहा है पोस्ट ऑपरेशन बनियालुल मरसूस, दुनिया कैसे एक्नॉलेज कर रही है, वो एक सिचुएशन पाकिस्तान की अब है। इसमें पाकिस्तान क्या गेन क्या लूज करेगा, नंबर वन, और क्या आइंदा आने वाले 6 महीने साल के अंदर हम कोई नई प्रॉक्सी वॉर होते देख रहे हैं? जी देखिए, प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी ऑन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसको आप अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, जो ईरान में हुआ, ईरान के साथ जो हुआ और जिनकी वजह से हुआ, भारत की वजह से हुआ, इजराइल की वजह से, जिसमें कह लें, उनका फुटप्रिंट्स वहां पर हैं। वहां पे मसला बन सकता है ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए मसला तो बनेगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसको कॉम्बेट कर रहे हैं ना, अब देख रहे हैं, जो हम बात नहीं कर रहे हैं इसको ओपनली, मैं बात कर रहा हूँ ओपनली, आप मेरी बात को ना माने लोग मेरी बात को, लेकिन विदाउट अमेरिका's बैकिंग, ये जो हम कहते हैं ना ये ख्वारिजुल हिंद वगैरह साहब, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, लेकिन विदाउट अमेरिका's बैकिंग इजराइल और इंडिया पाकिस्तान में कुछ नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी वॉर तो आपका ऑलरेडी ऑन है, और क्या चाहते हैं आप, कितनी बड़ी प्रॉक्सी वॉर आप चाहते हैं इससे? बिल्कुल आपको एक चीज मैं बता दूं, पता नहीं आपको, तहरीके तालिबान में लोगों को 50,000 रुपए पे लोगों को अपने साथ, कहने का मतलब ये पैसा कहीं से आ रहा है ना, आ रहा है, बिल्कुल स्पॉन्सरशिप हो रही है, बिल्कुल ठीक है। वेरी स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, इतना पैसा कौन दे रहा है? बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान गहरा होता जा रहा है। अमेरिका की हिकमत अमली और तालिबान की सख्त पोजीशन दोनों ने खित्ते को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में यह मामला सफारतकारी से सुलझता है या खित्ता एक नए बहरान की तरफ धकेल दिया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्का जलसा एक अहम और फैसला कुन सियासी लम्हे के तौर पर सामने आ रहा है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफ और रहनुमाओं के दरमियान मौजूद टूट फूट के बावजूद ये इज्तिमा पार्टी की ताकत, अवामी हमायत और मुस्तकबिल की
हिकमत अमली का इम्तिहान साबित होगा। पार्टी क़यादत ने इस जलसे को कौम के लिए फैसला कुन लम्हा करार दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान से भरपूर शिरकत की अपील करते हुए कहा है कि अगर हम हकीकी सियासी असर चाहते हैं तो हमें मुत्तहिद रहना होगा। ये अहम इज्तिमा 27 सितंबर को मुनक़द होने जा रहा है और आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक अपनी सियासी ताकत को मुस्तहकम कर सकती है और अवाम के सामने अपने मौक़िफ़ को किस अंदाज में पेश कर सकती है। ये जलसा ना सिर्फ पार्टी की दाखिली यकजहती की कसौटी है बल्कि पाकिस्तान की सियासी सिमत और अवामी तरजीहात के तयन में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। चौधरी साहब, फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर में 27 सितंबर को अवामी इज्तिमा भी रखा जा रहा है। क्या ये सियासी हिकमत अमली है या पार्टी की सर्वाइवल की कोशिश है जो कि अपेरेंटली हुकूमत कह रही है अब ख़त्म होती नज़र आ रही है? आपके इंट्रो पे बड़ा हैरान हूँ कि आपने इतनी उम्मीदें उस जलसे से जो है वो जाहिर की हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। पेशावर के अंदर जलसे की क्या अहमियत है? तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी वो कोई चैलेंज ही नहीं है। ऐसे जलसे तो वो करते ही रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, अब भी पीटीआई जलसा कर देगी। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के अंदर ये है कि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी अब उस तरह की पोटेंशियल फोर्स नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान पोटेंशियल फोर्स नहीं है। इमरान खान जो है, अगर आप देखें तो अगर 65% लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया था, इस वक्त 80% लोग इमरान खान के साथ हैं। लेकिन जो तहरीके इंसाफ है वो एज अ पार्टी, उसकी बिल्कुल हैसियत, अहमियत, काडर ख़त्म हो गया है। और ये जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ 2 फोर्सेस हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास पर्जिव फोर्स है और एक इमरान खान है जिनके पास पॉलिटिकल फोर्स है। और ये एक जो रेल की 2 पटड़ियां हैं उनकी तरह से ये चल रही हैं और किसी जंक्शन पे इकट्ठे होने का नाम नहीं ले रहे। अब इमरान खान जो है, जो मैं समझता हूँ, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, मेरे ख्याल में इमरान खान को अपनी पार्टी से, पार्टी लीडरशिप से ना तो कोई उम्मीद है, ना ही उन्हें कोई वो स्ट्रेटजी में जो है वो उनको कोई अहमियत अहम समझते हैं। ठीक। इमरान खान ये समझते हैं कि अवाम जो है वो खुद उठेंगे और वो ये जो कब्जा है अपने वो वापस लेंगे। अब इमरान खान का ये जो तज्जिया है उसको असल में जो दवाम मिल रहा है वो मिल रहा है जो हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से, क्योंकि इमरान खान के क्वेश्चन का कोई आंसर हुकूमत और हुक्मरान लोग जो हैं वो नहीं दे सके। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, जो हुक्मरान हैं उनकी सियासी हैसियत मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म है। सो और जो पॉलिसीज़ हैं, आप गौर करिए ना, चाहे सैलाब का मामला हो, चाहे वोट का मामला हो, दे आर कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स द पीपल। इनका ख्याल है कि जो चाहे वो जुडिशरी हो, हर मामले में ये समझ लिया गया है कि जो डंडा है वो ही सलूशन है और हम हर एक को चुप करा सकते हैं। दिस एक्चुअली इज बेस्ड ऑन अ कंटेम्प्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अल्टीमेटली जो है वो खुद ही उठेंगे और खुद ही वो ये कब्जा जो है वो वापस लेंगे। इसके अलावा मुझे और कोई समझ नहीं आती कि इमरान खान की ये जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या पिनहान। इमरान खान की आप बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं और एक कनेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी क़यादत में इख्तलाफात भी हैं, टूट फूट की वजह से अभी तक किसी ने खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने में एग्री नहीं कर पाए हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये आपका स्टांस पहले दिन से है कि इस वक्त की जो लीडरशिप है वो इफ़ेक्टिव नहीं है और ना ही वो चीज़ों को सेटल डाउन कर सक रही है। मुज़ाकरात में तो देखें इस वक्त हुकूमत का कोई दिलचस्पी नहीं है और जो इक़दामात भी हुए हैं उसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर ही तवज्जो है, टेम्परेचर नीचे लाने की तरफ तो कोई तवज्जो है नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान भी मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मेरे ख्याल में इमरान खान अपनी जो जेल है उसके साथ रिकनसाइल उन्होंने कर लिया है और वो ज़हनी तौर के ऊपर एक तवील अरसा जेल में रहने के लिए तैयार है।
ये जो एक इमरान खान को हुकूमत तोड़ नहीं सकी, उनके अज़म के ऊपर कोई उनका जो है कोई ज़रा भी रंजिश जो है वो है नहीं, ज़रा भी जुम्बश उनमें है नहीं। सो प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ दैट गवर्नमेंट का ख्याल है कि कोरिजन से पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये चलता जाएगा। और इमरान खान समझते हैं कि वो फिर इसका हल यही है कि हम इंतज़ार करेंगे जब अवाम खुद जो है वो निकलेंगे। पार्टी जो है वो पार्टीज़ की हैसियत अहमियत ख़त्म हो चुकी है। इस वक़्त तो जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है पॉलिटिक्स तो उसके इर्द-गिर्द घूम रही है। बिल्कुल सही। पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ ने पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया, बाद में सेनेट से भी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली तोड़ने वाली माजी की गलती आपको लग रहा है दोबारा दोहराने जा रही है, उस तरफ जा रही है? पहले तो वो गलती थी नहीं। आज तहरीक इंसाफ जो कुछ है वो अपने इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। मुझे बताइए कि जिन 2 सूबों में आपने हुकूमत से बाहर आए, खैबर ये आपने गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में आप नहीं आए, वहाँ पे आपकी पार्टी की क्या पोजीशन? आज तहरीक इंसाफ जो कुछ है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान का जो कद है, वो इसलिए है कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो। अगर वो सिस्टम के साथ जुड़े रहते तो फिर तो वो भी एक आम लीडर बंद होते जिस तरह से नवाज शरीफ हैं या जरदारी हैं, लेकिन इमरान खान तो वो नहीं है। यही तो एक एडवांटेज है उनको कि वो इनसे बहुत बड़े हैं और उनकी जो बहादुरी है, दिलेरी है, वो भी जाहिर है कि उसके ऊपर तो कोई शक घबरा ही नहीं किसी को। इसी तरह से ये जो हुकूमत, ये जो भी पार्लियामेंट के अंदर जब हुकूमत फैसला ही कर ले कि अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, पहले आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फिर आपने जो लोग इलेक्शन लड़े और उनके साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है, फिर इंतखाबी निशान चला गया, फिर जो लोग इलेक्ट हो गए उनको भी आपने मुकदमों में डाल के जो है वो डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दिया। तो मुझे बताइए, जब हुकूमत फैसले ही कर ले कि अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था, सेगमेंट किया था। एक तरफ इमरान खान साहब अदालत में चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, उनको अपने ग्रीवियंसेस बता रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, बेटों के बारे में बता रहे हैं, मिसेस के बारे में बता रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी कानूनी जो टीम है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी के दौरान एतराज़ात उठा रही है। आप इस रवैये को किस तरह देखते हैं? क्योंकि वंस अगेन ये तो एक बहुत बड़ा फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है जो जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस को लेकर। इंस्टीट्यूशन क्या, वो जुडिशरी के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जाहिर है कि जुडिशरी के ऊपर तो सवालात तो बहुत ज़्यादा है। वो तो उनके अपने जजेस ने अब सवालात उठा रहे हैं। इमरान खान तो खैर बात की बात है, लेकिन सवाल तो असल ये है कि अल्टीमेटली आप इमरान खान के सवाल का जवाब क्या है? इस वक्त जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना तो उसका कोई जवाब है, जो दूसरा जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं ना उसका कोई जवाब है। तो मुझे आप बताइए कि इसको जो सूरत हाल है उसको आप सॉल्व करने के लिए जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, उन्होंने ही स्कीम बनानी है ना। लेकिन अभी तक तो हमें उनकी कोई इस तरह की कोई स्कीम नज़र नहीं आती, कोई दिलचस्पी भी नज़र नहीं आती। सो पाकिस्तान को ऐसे ही चला रहे हैं जैसे रशिया चल रहा है या नॉर्थ कोरिया चल रहा है, तो फिर तो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डाइवर्सिटी है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। और कितना अर्सा चला पाएंगे, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही है। DGISPR कह रही हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को 40 साल तक पनाह दी है और अब उनकी वापसी के इक़दामात किए जाएं। और उसमें एक कंसर्न जो आता है वो KP गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा होता है, रिजर्वेशंस अगर मैं कहूँ। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ रियासत का फैसला है, एक तरफ हुकूमत है एक सूबे की जो सबसे ज़्यादा जिसने फेस किया है दहशतगर्दी को। इसको आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि रियासत KP के बगैर तो मुकम्मल नहीं है ना। एब्सोल्युटली। KP जो है इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उन रिजर्वेशंस को एड्रेस तो करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर इफेक्ट तो वही हो रहे हैं। और जाहिर है कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें जो बुनियादी बात जो हम हर 10 साल बाद हम अपनी पॉलिसी बदल लेते हैं, जैसे अमेरिका पॉलिसी बदलता है उसे हम भी बदल लेते हैं। पहले जैसे अमेरिका 86 में गया
अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा हम बिल्कुल वापस नहीं आएंगे, फिर उन्हें वापस आना पड़ा, $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए। फिर उसके बाद ये जब हुआ है, अब क्या, जब दोबारा गए ट्रम्प साहब, इन्होंने कहा हम वापस नहीं आएंगे, बेग्राम छोड़ दिया, अब फिर कह रहे हैं मैं हमने वापस बेग्राम आना। जो है वो हाँ, जीना है। हाँ, तो पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है, हर 10 साल के बाद हमारी पॉलिसी भी चेंज आ जाती है, कोई समझ नहीं आती कि हम आखिर जो है वो करना क्या चाहते हैं। जब पूरी दुनिया तालिबान से लड़ रही थी, हम उनके हमायती थे, अब जब वो आ गए हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। तो सवाल ये है कि पहले आप तय करें कि ये जो लड़ाई है, ये अब लड़ाई, ये मजहबी लड़ाई है या एक्सपेंशनिज्म की लड़ाई है या ट्राइबल्स की आपस की सेटलमेंट की लड़ाई है। ट्रू। देखिए, ये बुनियादी सवाल तय होगा तो अगली पॉलिसी आप बना पाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अभी जब हम बात कर रहे हैं 40 साल का टाइम स्पैन है, सो थर्ड जनरेशन जो है साहब, जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं अफगान, उनकी पाकिस्तान के अंदर अब थर्ड जनरेशन इस वक्त चल रही है। इनकी जब हम एग्जिट की बात करते हैं और हर जो भी हुकूमत आती है उनकी एक अलहदा पॉलिसी हो जाती है। कई कहते हैं, अब कहा जा रहा है कि जी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस जाना चाहिए। इसको फिर आप किस तरह देखते हैं? कोई कंसोलिडेट करना चाहिए तमाम अफगानियों को और उसके बाद कोई पॉलिसी डिफाइन करनी चाहिए? कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि वो एक अफगानिस्तान अब एक वॉर टॉर्न कंट्री है। जो लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं वो तो ज़ाहिर नहीं जाना चाहते, और उसके लिए आई मीन इट्स अ फार मोर कॉम्प्लेक्स डिबेट कि हम उसको 5-7 मिनट में कर सकें। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल के अंदर, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी। अफगानिस्तान को दोस्त रखना भी ज़रूरी है। अफगानिस्तान के साथ अगर हम एक लड़ाई में जाते हैं तो आप फिर देखिए, ब्रिटिश एम्पायर के दौर से पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री चली आ रही है। अब हमें देखना यही है कि अफगानिस्तान में जो इंटरनल इश्यूज हैं उनमें हमारी हमेशा एक पोजीशन रही है, और 80s के बाद तो बहुत गहरी पोजीशन रही है। तो कैसे इसको रैप अप कैसे करना है, ये सिर्फ एक आई मीन ख्वाहिश से तो नहीं होना। इसके लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी आपको डिबेट करके एक तहकीक, एक अपना डीप स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत। बिल्कुल सही। सऊदी अरब और पाकिस्तान की हालिया दफाई माहदे को आप पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में किस तरह देखते हैं? और हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चीज़ का फुल क्रेडिट ले रहे हैं कि जी ये देखें, ये वो चीज़ थी जो आज तक नहीं हुई। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे साथ उनके इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं कि उन्होंने ये दफाई माहदा पाकिस्तान के साथ तय किया है। इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस दीजिएगा मुझे ज़रा। ताल्लुकात तरीके इंसाफ के साथ भी बुरे नहीं थे, बट फैक्ट इज कि उस वक्त कतर कभी अटैक नहीं हुआ। 60,000 जो इजराइली वहाँ जेनोसाइड जिस तरह उन्होंने किया वो भी नहीं हुआ। सो जाहिर है कि हर वाक़यात अपने अपने होते हैं, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट तो जाता है, मौजूदा हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को ये क्रेडिट तो जाता है कि उनके दौर में ये सब कुछ हुआ है। और मुआहदा जो है वो तो एक माइलस्टोन है, ये तो एक वाटरशेड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो टर्क्स जो हैं, तुर्क जो हैं, उन्होंने हुकूमत की मिडिल ईस्ट के ऊपर। फिर तुर्कों के जाने के बाद फिर ब्रिटिश यहाँ पे आ गए, फिर ब्रिटिश के जाने के बाद फिर अमेरिकन। ये पहला मौका है कि एक चौथा मुल्क जो है उसको इतना बड़ा एक रोल जो है वो मिडिल ईस्ट में दिया गया है। और जाहिर है कि पाकिस्तान 2 अरब मुसलमान है, लेकिन एक ही फौज है। exactly. और इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट है, द काइंड ऑफ मनी दे हैव इज, जो पैसा वहाँ पे है वो जाहिर है कि पूरी दुनिया को मूव एंड शेक कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अहम है। हाँ, फिर इसके रिपोर्कशंस भी होंगे। अब इंडिया इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और बढ़ाएगा, वो कैसे आगे लेके जाते हैं वो हमने देखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, गज़ा की पट्टी आज खून और आंसुओं की वो दास्तान है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएं। मासूम बच्चों के जिस्म मलबे के नीचे दबे हैं, जिनके होंठों पर मुस्कुराहट और हाथों में खिलौने होने चाहिए थे। माँओं की गोदें खाली हो चुकी हैं। बाप अपनी औलाद के छोटे छोटे जनाजे उठाए बैन कर रहे हैं और बुजुर्ग उम्र भर की दुआओं के बावजूद लुटे फुटे खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। याद रखें, ये सिर्फ
65,000 शहादतों के आदादो शुमार नहीं है। ये वो ख्वाब हैं जो कभी पूरे ना हुए, वो लोरियां हैं जो हमेशा के लिए खामोश हो गई, वो हंसी है जो हमेशा मलबे में दफन हो गई। अल-मुअतसम स्कूल और वो तमाम पनाहगाहें जहाँ कभी इल्म, उम्मीद और ज़िंदगी की रोशनी थी, आज बारूद की स्याही और मौत की तारीकी में बदल गई हैं। दूसरी जगह दुनिया की मुनाफ़कत देखिए। एक तरफ इंसानी हमदर्दी के दावे और अमन के नारे, दूसरी तरफ अरबों डॉलर के मुहलक हथियार इसराइल के कदमों में डाले जा रहे हैं। ताकतवर रियासतें सियासत खेल रही हैं और कमज़ोर लाशें दफन कर रही हैं। ये कैसा इंसाफ है कि जालिम को सहारा मिले और मजलूम का खून रायगा जाए। गज़ा आज पूरी दुनिया के इज्तमाई ज़मीर का इम्तिहान है। हर गुज़रता लम्हा इंसानियत की कब्र पर एक और मिट्टी का ढेर डाल रहा है। सवाल ये है, क्या दुनिया जागेगी? क्या ये आंसू आलमी ज़मीर को हिला पाएंगे या तारीख़ फिर से हमारी बेहसी पर मातम करेगी? इस दर्द भरी सदा के साथ मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।